नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी व एसपी ने गणतंत्र दिवस को लेकर की समीक्षात्मक बैठक, पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान ने चकिया एसडीपीओ कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। निरक्षर को साक्षर बनाने के लिए चल रहा है पढ़ना लिखना अभियान, प्रौढ़ शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षाविदों की हुई बैठक। पश्चिम चंपारण के मैनाटार प्रखंड क्षेत्र से शादी की नीयत से एक लड़की को किया अगवा, लड़की के पिता ने 4 लोगों को थाने में बनाया अभियुक्त। ठंड को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद की बड़ी पहल देखने को मिली, गरीब असहाय लोगों में कंबल का किया वितरण। सुकौली में मध्य विद्यालय के पास 30 वर्षीय विवाहिता का शव हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। शिवहर समाहरणालय में किसान मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी मंच के द्वारा धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। भारतीय जनता युवा मोर्चा संगठन जिला ढाका की कार्य समिति की हुई बैठक, संगठन के कई लोग रहे मौजूद। नगर परिषद के सामने साफ सफाई कर्मियों की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कार्यपालक पदाधिकारी समेत एसडीपीओ को सौंपा ज्ञापन। उत्क्रमित उच्च विद्यालय पकड़िया में हुआ मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन, चेकअप के बाद लोगों को दी गई दवाइयां। एसएसपी ने 10.5 किलो गांजा व बाइक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, बड़हरवा और अठमोहान कैंप के जवानों ने की कार्रवाई। कोरोना के कारण बंद पड़े स्कूल कॉलेज 256 दिन बाद आज से खुले, विद्यार्थियों में देखी गई खुशी की लहर। पकड़ी दयाल के सिमरी में हुआ संत समागम का आयोजन, सत्संग से जुड़े लोग। निर्माणाधीन टंकी में गिरा हिरण का बच्चा, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर पुलिस को सौंपा, प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग ले गई अपने साथ। और इंदिरा आवास के लिए साल भर से चक्कर लगा रहा लाभार्थी, इंदिरा सहायक बदले में राशि की कर रहा मांग। पश्चिम चंपारण के मैनाटार प्रखंड क्षेत्र का है मामला। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह को सफल आयोजन के लिए समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से सफल संचालन को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर सभी पदाधिकारी कोविड-19 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि कोविड-19 का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने एसडीपीओ कार्यालय चकिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों और कार्यालय से संबंधित पंजी का निरीक्षण किया। वहीं कार्य में त्रुटियों को सुधार कर जल्द से जल्द लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। कार्यालय का निरीक्षण हुआ है और तिथि पहले से निर्धारित थी, समय समय पर निरीक्षण होता है, उसी के तहत निरीक्षण हुआ है। और जितने भी पंजी हैं और जो दस्तावेज वगैरह हैं उनका निरीक्षण किया गया। कुछ कॉलम्स को नहीं भरे गए थे तो उसके संबंध में निर्देश दिया गया है कि सारे रजिस्टर अप टू डेट कर लें। साथ ही यहाँ पे एएसपी प्रोबेशनर और सर्किल इंस्पेक्टर भी बैठे हुए हैं एसडीपीओ चकिया के साथ। तो उन लोगों से जो गंभीर प्रकार के कांड इस बीच में घटित हुए हैं, लूट डकैती या हत्या के, उसका भी रिव्यू किया गया है। ज़्यादातर जो केसेस हैं लूट डकैती वो डिटेक्टेड हैं, लेकिन उसमें 1-2 अपराधी अभी पकड़े नहीं गए हैं। कुछ उन लोगों को पकड़ने का टास्क दिया गया है इन लोगों को कि शीघ्र पकड़ें। और कांडों के निष्पादन अभी रिव्यू किया गया है तो अच्छी है, निष्पादन की स्थिति अच्छी है, लेकिन और उसका टारगेट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। सर्किल इंस्पेक्टर को भी निर्देश दिया गया है कि जितने भी केसेज हैं उसका सुपरविज़न कर लें, कोई पेंडिंग नहीं रहना चाहिए सुपरविज़न के लिए। और एसडीपीओ को भी निर्देश यही दिया गया है और अभी इंस्पेक्शन चल रहा है।
मझौलिया के बीआरसी प्रांगण में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निरक्षर को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान के तहत बुनियादी साक्षरता को सुदृढ़ करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ना लिखना अभियान पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 14 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु वाले निरक्षर को साक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2025 तक सभी असाक्षर वयस्कों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना है। साथ ही बुनियादी साक्षरता का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि असाक्षरों को समाचार पत्र का शीर्षक पढ़ लेना, यातायात के चिन्ह को समझ लेना, आवेदन पत्र भरने में कुशलता प्रदान करना, चिट्ठी पढ़ लेना आदि की जानकारी होना चाहिए, जिसमें 2 अंकों का जोड़ घटाव भी शामिल है। देश है 14 वर्ष के ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए, समझे। इसमें इसका कार्यक्रम है केंद्र प्रायोजित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पढ़ना लिखना अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में ये है, समझे। और इसमें जो भी जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ने के लिए और गिनती के लिए, गणित बनाने के लिए, जोड़ घटाव बनाने के लिए या यातायात में जो चल रहे हैं वह इंडिकेटर को पढ़ने के लिए, ये नहीं कि कहीं जा रहे हैं तो वह भूल जाएं, या कहीं कहीं बूढ़े लोग भूल जाते हैं तो इंडिकेटर देखकर जो लिखा हुआ रोड के ऊपर रहता है उसको देखकर उन लोग इंकित कर देंगे कि जी कि हमको अमुक जगह जाना है, जैसे बेतिया जाना है या मझौलिया जाना है या लिखा हुआ है, तो उसी अनुसार भी जो अनपढ़ आदमी है वो भी पढ़ लिख जाएगा तो देखकर अमुक या स्थायी स्थान पर पहुंच जाएगा। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मैनाटार से है। यहाँ पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के महुआ सकरौरा पंचायत के परसा गांव में एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लड़की सुबह शौच के लिए बाहर गई थी। इसी क्रम में कुछ लोगों द्वारा शादी की नीयत से बहला फुसलाकर उसको अगवा कर लिया गया। इसको लेकर लड़की के पिता ने थाने में 4 लोगों को अभियुक्त बनाया है। इस संदर्भ में पुरुषोत्तमपुर थाना अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अभियुक्त को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं एक अभियुक्त दशरथ शाह और लड़की को बरामद कर लिया गया है। उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद की मोतिहारी यूनिट की बड़ी पहल देखने को मिली है। ठंड से ठिठुर रहे गरीब और असहायों के बीच जमात इस्लामी हिंद की यूनिट ने कंबल का वितरण किया। इस दौरान जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद वर्क ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद का यह कंसेप्ट है कि जो गरीब और असहाय हैं उनकी हर संभव मदद की जाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए जरा। ये कंबल तकसीम का आयोजन है और जमात इस्लामी की जानिब से है। जमात इस्लामी हर साल गरीबों में कंबल की तकसीम करती है और जमात इस्लामी का ये कॉन्सेप्ट है कि तमाम बंदगान खुदा की खिदमत की जाए। और ये इस्लाम का भी वही कॉन्सेप्ट है कि इबादत जो है वो इंसान की खिदमत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, इबादत बजुज़ खिदमत खल्क नीस्त बतस्बी व सज्जादा व दल्क नीस्त। मतलब इबादत जो है वो खिदमत खल्क का नाम है, इंसानों की खिदमत। और जमात इस्लामी जो है वो इंसानों की जो खिदमत करती है बग़ैर इख्तलाफ मज़हब व मिल्लत, तमाम लोगों की खिदमत करती है। जब वो खिदमत करने के लिए मैदान में उतरती है तो वो धर्म को नहीं देखती है बल्कि इंसानों को देखती है कि इंसान अगर मोहताज है तो उसकी मदद की जाए। और इस तरह से जो है तमाम खिदमत जो जमात इस्लामी दे रही है वो सिर्फ़ इस कॉन्सेप्ट के साथ दे रही है कि हमको अल्लाह की रज़ा चाहिए और अल्लाह से अर्ज चाहिए। दुनिया में नामो नमूद और दुनिया में शोहरत नहीं चाहिए, बल्कि इंसानों की खिदमत के ज़रिए ही हम मुआशरे को बदल सकते हैं और समाज को बदल सकते हैं। इंसानों को जो है सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे उनको खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और आवाज़ की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है और इस तरह से जो है जाड़े में कंबल की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। उन तमाम चीज़ों को जमात इस्लामी वो सर्वे करती है और पता करती है और ये खिदमत करती है। मेरा नाम अब्दुल रशीद वर्क है। मैं जमात इस्लामी का लोकल प्रेसिडेंट हूँ, मोतिहारी का प्रेसिडेंट हूँ। और जमात इस्लामी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में इंसानों की खिदमत का काम करती है। अगली खबर पूर्वी चंपारण की सुगौली से है। यहाँ नगर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के पास एक 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई।
मृतक महिला की पहचान सुगौली वार्ड नंबर 20 की शिव कुमार की पत्नी नीलम देवी के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना पर सुगौली थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर महिला की शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जाता है कि महिला मध्य विद्यालय के पास ही किराए के एक मकान में रहती थी। रविवार को जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आसपास के लोग वहां जमा हुए और देखा तो महिला मृत अवस्था में पड़ी थी। सवेरे देखिए 8-9 बजे नहीं खुला था और खिड़की देखे तब जाके पता था कि भीतर मरी। सर ये एक्चुअली शाम को एक मैसेज आया था हमें, रात को मैसेज आया था, मोबाइल स्विच ऑफ था तो नहीं देख पाए। सुबह देखे तो वो सुसाइड नोट था। उसके बाद सुबह कॉल आया, हमें फ़ोन आया कि वो गेट नहीं खोल रहे हैं बोल के। तो घर वाले को आने में थोड़ा लेट लगता तो मैं बोला मैं जा रहा हूँ, आप पीछे आइए बोल के। मैं आके देखा तो गेट बंद था। फिर गया थाना प्रभारी जी को बोला, वो लोग अभी अपना स्टाफ के साथ हमें भेजे तो हम गेट खोल के देखे कि दीदी ऐसे गिरे हुए हैं बोल के। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है प्रकाश कुमार बेहरा। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके बहनों ही हैं। शिवहर भ्रष्टाचार विरोधी मंच के तत्वाधान में शिवहर समाहरणालय के किसान मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भ्रष्टाचार विरोधी मंच के जिला संयोजक राकेश शिवहरी तथा विनय कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला संयोजक राकेश शिवहरी ने बताया कि मनरेगा, आवास, जॉब कार्ड एवं बीपीएल संबंधी जानकारियों को दीवार पर लेखन कराएं। जिले के सभी कार्यालयों में आमजन द्वारा दिए गए सभी को आवेदन का रिसीविंग नहीं दिया जाता है, जिसे दिया जाए। आवास योजना की प्रायोरिटी लिस्ट पंचायत द्वारा सार्वजनिक किया जाए। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भ्रष्टाचार विरोधी मंच के संयोजक राकेश शिवहरी, संजय संघर्ष सिंह, मुकुंद प्रकाश, विनय कुमार, प्रकाश गुप्ता सहित दर्जनों भ्रष्ट विरोधी मंच के कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी यहाँ पर धरना एवं प्रदर्शन का काम हुआ है। ये धरना या प्रदर्शन उन आक्रोशित युवाओं का, उन निवासी शिवहर जिला वासियों का आक्रोश है जो उनको अधिकारी लोग मिलके आपसी मिलीभगत से इनके अधिकार को लूट रहे हैं। जो शिवहर के तमाम जितने भी कार्यालय हैं और जहां भी ऑफिसेज हैं, दफ्तर है, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ हम लोगों ने ये फैसला लिया कि 4 जनवरी को 2021 को धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें काफ़ी लोग शामिल भी हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना है। भारतीय जन युवा मोर्चा संगठन जिला ढाका की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संगठन के कई लोग मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री साहेब कुमार शाह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए युवा साथियों को पूर्णकालिक सदस्यता के रूप में 42 दिन का समय लगाना है। वहीं उन्होंने कहा कि 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाने के साथ मोटरसाइकिल जुलूस भी निकालना है। नरकटियागंज में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के सफाई कर्मचारियों ने नरकटियागंज नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसडीओ साहिला हीर और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को 8 सूत्री मांग का एक पत्र भी दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने कहा कि नगर प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन केवल शोषण करती है। बताया कि पहल नहीं होने पर एसडीओ को मांग पत्र सौंपा गया है। इस दौरान आंदोलनकारी ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। देखिए, हम लोग अपना 8 सूत्री मांग नगर परिषद प्रशासन को दिए हैं और उसी मांग को हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज को भी दिए हैं। हम लोग आवेदन देते देते थक गए हैं, लेकिन यहाँ का नगर परिषद प्रशासन, ना यहाँ का सभापति, ना यहाँ का सिटी मैनेजर, ना यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी, कोई भी ऑफिसर हम लोग के मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग के साथ शोषण वाला व्यवहार किया जा रहा है, हम लोग के हक को दबाया जा रहा है। एसडीएम साहब को हम लोग दरखास्त लिख के दिए हैं, कृपया से अनुरोध करेंगे सभी कर्मचारी को भलाई करें और हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को भलाई चाहिए, कर्मचारी को सुविधा चाहिए। पीएफ को रुपया हमारे 5-3 साल से ये खा गए लोग, वर्दी का पैसा उठा खा गए लोग, कोरोना का पैसा खा गए। हम लोग इलेक्शन में भर रात जाकर इलेक्शन में हम लोग किए काम, वो भी कोई नहीं आवासन मिलेगा, खाली लिखिए और धरिए। उत्क्रमित उच्च विद्यालय पकड़िया में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन लायंस क्लब मोतिहारी के द्वारा किया गया। इस दौरान लायंस क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में वरिष्ठ चिकित्सक एवं जाने माने सर्जन डॉक्टर मंजर नसीम ने कहा कि स्थानीय वॉलंटियर्स के सहयोग से करीब 250 गरीब लोगों को मुफ्त चेकअप किया गया और दवाइयाँ भी दी गई। साथ ही 25 मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनका आगे मशहूर नेत्र सर्जन के द्वारा ऑपरेशन भी किया जाना है। आज
3 जनवरी 2021 को दिन के 11 बजे से शाम के 3-4 बजे तक पकड़िया अपग्रेडेड हाई स्कूल प्रांगण में मोतिहारी लायंस क्लब की तरफ से एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लायंस क्लब के बहुत सारे सदस्यगण मौजूद थे और लोकल लोगों के सहयोग से, लोकल वॉलंटियर्स के सहयोग से हम लोगों ने लगभग 250 गरीब लोगों का चेकअप किया, दवाएं दी और उसमें 25 मोतियाबिंद के मरीज़ों का हम लोगों ने चयन किया, जिसका अगले 9 तारीख को हम लोग मोतिहारी के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक के द्वारा फ्री में ऑपरेशन कराएंगे। एसएसबी 71वीं बटालियन बलहरवा व अठमोहान कैंप के जवानों ने आज सुबह गुप्त सूचना पर जितना थाना क्षेत्र के भातू टोला में छापेमारी कर नेपाल से 10.5 किलो गांजा लेकर आ रहे एक बाइक सवार गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। बलहरवा कैंप के सहायक कमांडेंट चंदन कुमार ने गिरफ्तार तस्कर की पहचान जितना थाना क्षेत्र के बलुआ गांव निवासी रंगीलाल के पुत्र वकील कुमार के रूप में की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि नेपाल से भारी मात्रा में गांजा लेकर आने वाला है, जिसके बाद जवानों द्वारा भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 360/12 के निकट नाकेबंदी की गई। जैसे ही तस्कर नेपाल से गांजा लदी बाइक लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, उसी दौरान जवानों ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में पकड़े गए तस्कर ने गांजा घोड़ा सहन मदरसा चौक पर किसी अन्य व्यक्ति को डिलीवरी करने की बात बताई। जब्त गांजा व बाइक समेत गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए जितना पुलिस को सौंप दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल कॉलेज पिछले 256 दिनों से बंद चल रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए आज से स्कूल खोल दिए हैं। इसके तहत छात्रों की संख्या 50% तक रखी जा रही है और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में छात्रों और कर्मचारियों द्वारा पालन किए जाने के लिए कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों की एक सूची जारी की है। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव संतोष कुमार रोशन ने हमसे बात की। आज ये पहला दिन है और जैसा गाइडलाइन है उसके हिसाब से 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्र जो हैं वो अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ में उन लोगों को दिया गया है और 50% पेरेंट्स के साथ यानी कि हाजिरी के साथ। तो आने वाले समय में 18 जनवरी के बाद ये कहा गया है कि इन चीज़ों की समीक्षा करके जो है जूनियर क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। तो आज कैसा अनुभव रहा? आप जब स्कूल गए, बच्चे आए, तो निसंदेह जो है एक पुरानी जो है चीज़ें फिर से ताज़ा हुई होंगी, माहौल खुशमिजाज हुआ होगा। अभी कितना वक्त लगेगा ट्रैक पे आने के लिए और सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आज सालू साहब आपने बहुत अच्छी सवाल की। आज बच्चे जब आए हैं, बच्चों में भी बहुत उत्सुकता थी, वो अपने शिक्षकों को देखकर काफ़ी खुश नज़र आए। सभी बच्चों ने अपने शिक्षकों को बहुत ही अच्छा से अभिवादन किया, शिक्षक भी बहुत खुश नज़र आए और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, 2-3 महीना का वक्त ज़रूर लगेगा। मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीना अप्रैल मार्च के बाद ही पूरी तरह विद्यालय का पटरी पर आ सकता है। सरकार ने अभी 9th क्लास से 12th क्लास तक क्लासेस संचालित करने का जो हमें आदेश दिया है, लेकिन मेरा मानना है और एसोसिएशन का मानना है कि जब तक नीचे क्लासों से कम से कम कक्षा 1 से लेकर 8वीं वर्ग तक के संचालन नहीं होते हैं, तब तक निजी विद्यालयों के कर्मियों, शिक्षकों, संचालकों में अभी पूरी तरह आशा की किरण नहीं उस तरह दिख रही है। एक थोड़ी सी आशा की किरण जगी है और मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस पहल सरकार निजी विद्यालय और हो सकता है सरकारी विद्यालय, खासकर निजी विद्यालयों को मैं कहूँगा कि वह पूरी प्रोटोकॉल सरकार का दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करती है और बच्चों को बहुत ही एक संवेदनशीलता के साथ कक्षाओं में आना जाना या कला संचालन करना पूरी एहतियात बरतती है। तो मैं चाहूँगा प्रशासन की वो धीरे धीरे कक्षाओं को खोलें, क्योंकि स्थिति अभी बहुत ख़राब चल रही है। और मैं ख़ास तौर पर जिला प्रशासन से 2 मुख्य बिंदु पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जिला पदाधिकारी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने बोला भी था कि मैं आप सभी की संवेदनाओं के साथ खड़ा हूं, तो उनके चाहने से कुछ समस्याओं का हल मुझे लगता है कि निकल सकता है। एक है कि बिजली बिल जो 10-11 महीने से विद्यालय बंद है,
और बिजली बिल आ गया और स्कूलों के पास उतनी अभी इकोनॉमिकल संसाधन नहीं है कि वो उसको जमा कर सके। तो इस दिशा में वे कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ राहत दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि विद्यालय बंद होने के कारण गाड़ियाँ भी बंद है और उसके जो टैक्स बढ़ गए हैं, अब वो टैक्स जमा करने में भी विद्यालयों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वह जिला का उनके अधीन का ऐसा मामला है। वो चाहें तो एक बहुत हम लोग राहत दे सकते हैं। और तीसरी बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह निजी विद्यालयों की हालत ख़राब हुई है, उस दिशा में आरटीई के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय 25% फ्री एडमिशन करते हैं। अगर उस दिशा में अगर प्रशासन पहल करे कि उस 25% की बकाया राशि जो बरसों से है, अगर इस मौके पर उन्हें मिल जाती है तो निश्चित रूप से विद्यालय को फिर से खड़ा करने, पुनर्जीवित करने और जो शिक्षक हैं जो आर्थिक तंगी के शिकार हैं उनको फिर एक नया जीवन मिलेगा और फिर पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताजगी से, पूरी मनोयोग से पूरे अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ी दयाल के सिसहनी में संत समागम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सिसहनी मठ के स्वामी सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि सत्संग ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। संत संस्कृति की इससे रक्षा होती है और कलयुग में ईश्वर की आराधना से मोक्ष होता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कलयुग तीनों युगों का मिश्रण है, जहां पाप, अत्याचार, अहंकार व दुराचार आदि का बोलबाला बढ़ने पर ईश्वर की आराधना से मुक्ति व कल्याण मिलेगा। मौके पर संत जगत नारायण ठाकुर, डॉक्टर दीनानाथ सिंह, रंजीत तिवारी, महंत महादेव दास, रामायोध्यागिरी आदि मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के साठी सेमरी गांव में जंगल से भटककर एक हिरन का बच्चा निर्माणाधीन पानी की टंकी में गिर गया। टंकी में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने हिरन की आवाज़ सुनकर हिरन का रेस्क्यू किया और साठी थाना को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल हिरन के बच्चे को इलाज के लिए मवेशी चिकित्सक को जानकारी दी। साठी थाना अध्यक्ष राजू कुमार मिश्र ने बताया कि पशु चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद हिरन को वन विभाग को सौंप दिया गया है। सरकार कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है ताकि लोगों की स्थिति को बेहतर किया जा सके। इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है इंदिरा आवास योजना। यह योजना उन लाभार्थियों को दिया जाता है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या टूटे फूटे और छप्पर के घर में रहने को विवश हैं, या यूं कह ले कि बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हों। इसके अलावा और भी कई शर्तें होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिल पा रहा है? यह सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं है, बल्कि उन तमाम लाभार्थियों का है जिन्हें इसका सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है, या यूं कह ले कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत कर बिचौलियों के पॉकेट से होकर ही शेष राशि ही लाभार्थियों को मिल पा रही है। यानी इंदिरा आवास लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली पूरी राशि नहीं मिल पाती है। हाँ, कई जगहों पे मिलती होगी। इसके लिए उन्हें रिश्वत के रूप में राशि में से कुछ हिस्सा बिचौलियों को भी देना पड़ता है। जो लाभार्थी भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत रखने वाले बिचौलियों को मिलने वाली राशि का हिस्सा नहीं देते, उन्हें इसके लाभ से वर्षों तक वंचित रखा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बोल है पश्चिमी चंपारण के मैनाटार प्रखंड क्षेत्र के एक लाभार्थी का। खुद ही सुन लीजिए। हमने दिक्कत यह बा कि देख ली गरीब आदमी वैसा घर द्वार हमने अब रह गए हमने 20,000 25,000 रुपया कहाँ से दे हमसे पैसा दी हन। 2 साल 1.5 साल अइले पैसा हो गए हमने पाछे के पैसा पर लोग के दे गल का चीज के पैसा रहा ऐसी के घर के फंड। अच्छा, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास। अच्छा, तो अभी तो लोग चकमकौते खाली टाइमे दिलन। अब आदित्य में के टाइम दे रहा है खाली और जो इंदिरा आवास के डालल पैसा थी इंदिरा सहायक। इंदिरा सहायक। अच्छा, और के मंत्री मुखिया के लगे जाए तो कहलन कि हम डलवा देते हैं। अच्छा, इंदिरा सहायक क्या बोलते हैं आपको कि 20,000 25,000 रुपया लागी हमें। अच्छा, इंदिरा सहायक का नाम आपको मालूम है क्या? नाम उनको नहीं यार। अच्छा। पुराना पंचायत के वार्ड नंबर 4 निवासी हसनतारा खातून और हसीना खातून का परिवार एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रहा है। लेकिन इंदिरा आवास की हकीकत यह है कि पिछले 1 साल से लिस्ट में नाम आ जाने के बाद भी परिवार मिलने वाले इस लाभ से वंचित है। जब इसके बारे में हमारे संवाददाता ने प्रखंड विकास पदाधिकारी तारकिशोर प्रसाद से पूछा तो उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ हो पाता है और स्थिति में कितना सुधार हो पाता है। देखिए 19-20 में बहुत कम लाभार्थी अभी बचे हुए हैं और ये तीनों का नाम आपने दिया है, हमने नोट कर दिया है। नाम अच्छी तरह से इसकी जांच कराते हैं। कोई भी अगर दोषी होगा, पहले तो उन लोगों को इंदिरा आवास क्यों नहीं मिल रहा है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर कोई भी इन्वॉल्व है उसको कड़ी कार्रवाई।
आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।